हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आज एडुटेरिया का सेट नंबर 2 कवर करेंगे। सेट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो सेट नंबर 2 को हम लोग आराम से एक्सप्लेनेशन को देखते हुए कवर करेंगे, जिससे कि आसानी से ये याद भी होता जाए। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर लीजिए स्टार्टिंग में ही, काहे कि सेट जब स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोग भी एकदम सेट बनाने में मगन हो जाइएगा, तो भूल भी सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी वीडियो हम लोग आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो चलिए हम लोग फर्स्ट वीडियो की ओर बढ़ते हैं और सेट नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं आराम से। काफ़ी धैर्यपूर्वक ईयरफोन लगा लीजिए और स्टार्ट किया जाए पहला क्वेश्चन से, जिसमें आप लोगों को 2-4-10 सेकंड का टाइम भी दिया जाएगा, ताकि आप लोग खुद सोचिए। दिमाग पे जोर जब तक नहीं डालिएगा तब तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। खाली याद करके पहुंच जाने से काम नहीं चलेगा। जोर जब तक नहीं डालेंगे तब तक हम लोग भूल जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया था, तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे उस वक्त? उस समय न्यायाधीश थे PN भगवती। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि संसद में धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसका ऑप्शन देख लीजिए। तो धन विधेयक के संबंध में गलत है ऑप्शन नंबर डी। इसे राज्यसभा द्वारा अस्वीकार या संशोधित किया जा सकता है। इसे राज्यसभा के द्वारा अस्वीकार या संशोधित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा के पास धन विधेयक को खारिज करने का या संशोधित करने का अधिकार नहीं होता है। धन विधेयक की अगर बात की जाए तो धन विधेयक हमारे संविधान में आर्टिकल 110 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर कि संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है? संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था, ये व्यवस्था किया गया है आर्टिकल 108 में। संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखना है। और इसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और अगर लोकसभा का अध्यक्ष नहीं है तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता होगी वो उसका जो उपाध्यक्ष होगा सदन का वो करेगा। और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित रहेगा यानी गायब रहेगा तो राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो इसकी अध्यक्षता करेगा। ठीक है, समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 का रहा है कि भारत के संविधान में किस पद का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, उप प्रधानमंत्री, राज्यसभा के उपाध्यक्ष और राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष। इसका आंसर हो जाएगा बी, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। और अगर ये उप प्रधानमंत्री के बारे में देखा जाए तो भारत में उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन अब तक 7 बार किया जा चुका है, ये भी बात ध्यान रखना है। और भारत के वही प्रथम उप प्रधानमंत्री की बात की जाए तो वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक, इनका कार्यकाल हम लोग जानते हैं कि 1947 से 50 तक रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी भी मामले में पुनः विचार के लिए मंत्रिमंडल को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। 44वां संविधान संशोधन जो कि 1978 में आया था। ठीक है, और यह राष्ट्रपति को किसी भी विषय को पुनर्विचार के लिए मंत्रिमंडल के पास भेजने की शक्ति प्रदान करता है। हालांकि ऐसे पुनर्विचार अगर होते हैं तो इसे पुनर्विचार के बाद राष्ट्रपति को दी गई सलाह के अनुसार वो कार्य करना पड़ता है। तो इसका आंसर नंबर सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए या फिर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कोई भी न्यूनतम आयु मेंशन नहीं है भारतीय संविधान में। हाँ, वही इनके अगर अवकाश ग्रहण करने की सीमा यानी रिटायरमेंट की सीमा देखा जाए तो 65 वर्ष की आयु तक ये लोग काम कर सकते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनको पद और गोपनीयता की शपथ जो है सो राष्ट्रपति के द्वारा दिलाया जाता है। ये बातों को भी
ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का डी नंबर, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। वहीं अगर भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 52 के अंतर्गत होगा। ठीक है, आर्टिकल 52, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित होगी और इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। अगर आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा स्लो हो रहा है तो आप लोग थोड़ा बढ़ा सकते हैं स्पीड। यूट्यूब सेक्शन में ऐसा रहता है, नीचे जाके सेटिंग में बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा धीरे धीरे किया जाए ताकि आराम से दिमाग में सारा चीज़ याद होता चले। भारत में राजनीतिक दलों को पंजीकरण निम्नलिखित में से भारत में राजनीतिक दलों का पंजीकरण निम्नलिखित प्रावधानों में से किसके अनुसार किया जाता है? तो ये किया जाता है लोक प्रशासन अधिनियम 1951 के द्वारा। आगे हम लोग चलते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो यह प्रस्तुत करता है राज्य सरकार के समक्ष। राज्य सरकार के समक्ष राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। रोलैक्ट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य क्या था? यानी कि रोलैक्ट एक्ट का विरोध जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, क्यों किया? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आंसर, क्योंकि इसने व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित किया था। ठीक है। 1919 में हम लोग याद रखेंगे कि 1919 में रोलैक्ट एक्ट आया था, मार्च 1919 में। और इस एक्ट के अनुसार क्या होता था कि किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र होने पर, मात्र किसी पर संदेह हुआ तो उसको पुलिस उठा लिया और उसे मुकदमा के माध्यम से दंडित किया जाता था। भारतीय नेताओं ने इस कानून को, यानी रोलैक्ट एक्ट को, काला कानून के नाम से भी पुकारा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? तो आत्मीय सभा के संस्थापक थे राजा राम मोहन रॉय। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना 1815 ईस्वी में कलकत्ता में किया। वहीं अगर हम लोग इसमें ऑप्शन नंबर और देख लेते हैं, दयानंद सरस्वती का रहा है, तो दयानंद सरस्वती जी का संबंध जो था वो आर्य समाज से था। आर्य समाज का स्थापना इन्होंने किया था 1875 में। और स्वामी विवेकानंद जो थे वो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे 1897 में। ठीक है। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों में सही क्रम कौन सा है? तो इसमें 4 युद्ध जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया था उसका सही क्रम है ऑप्शन नंबर डी, यानी पहले उसने देवरा का युद्ध लड़ा था, फिर चौसा, फिर कन्नौज और फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा था। यानी कि देवरा का युद्ध अगर बात किया जाए तो देवरा का जो युद्ध था वो 1531 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज 1540 और सरहिंद का युद्ध उसने 1555 में लड़ा था, जब वो फिर मतलब वापस आया था दोबारा। एक बार तो उसको मार के भगा दिया था इसने, शेर शाह ने, लेकिन फिर वो साहस करके 1515 में आया था और वो है सो ढन मना के फिर वो मर गया था, ज़्यादा दिन तक टिका नहीं वो। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि मालाबार में मोपला विद्रोह 1921 में किसका परिणाम था? मोपला विद्रोह हुआ था केरल में, वो किसका था परिणाम? तो वो परिणाम था खिलाफत आंदोलन का। मोपला विद्रोह जो 1921 में हुआ था मालाबार तट, जिसको हम लोग आधुनिक केरल के नाम से आजकल जानते हैं, वो खिलाफत आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रारंभ हुआ था। और यह आंदोलन भूमिकर और पट्टेदारों से जुड़ा हुआ था। सांप्रदायिक रूप से क्या हुआ था कि सांप्रदायिक रूप से धारण कर लिया गया और भूमिपति जो कि प्रायः हिंदू थे वहाँ पे केरल में, वो क्या करते थे, उनके विरुद्ध ये हुआ था। मोपला ने स्थानीय खिलाफत नेता एक चुना था जिसका नाम मुसिलियार था। इस बात को भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 15, ये किसने कहा था कि आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है और हमें इसे कस कर पकड़ना चाहिए? यानी कि हम लोग अब आज़ादी की तरफ पहुंच ही रहे हैं, हम लोग को अब कस के इसको धरने रहना चाहिए। तो ये बात बोले थे महात्मा गांधी कि कस के धैले रहिए, इसको थोड़ा दिन और बचा है, उसके बाद हम लोग आज़ादी ले लेंगे।
अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। 16 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, इन्होंने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में मतलब जो है सो इसका अध्यक्षता ग्रहण किया था। और इसी साल 1896 में ही कलकत्ता में वंदे मातरम भी गाया गया था। ये बात भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस एक पुरास्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के संस्कृति अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित एक पुरास्थल है। ठीक है, जो संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष यही यानी मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। 17 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के समय प्राप्त हुआ? तो ये हम लोग जानते हैं कि ये चतुर्थ बौद्ध संगति जब हुआ था कश्मीर में, उसी समय कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो उस समय गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में माना गया था। हीनयान और महायान दो संप्रदाय में बट गया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो यह पराजित किया था 305 ईस्वी में। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यह था चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने रजत सिक्का यानी कि चांदी का सिक्का जारी किया, जिसको हम लोग रूपक के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान अपने फरमान में सरदार या अमीरों को मसनद अली का नाम से संबोधित करता था? मसनद ए अली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये था बहलोल लोदी। बहलोल लोदी अपने सरदार को मसनद अली के नाम से संबोधित करता था। मोहम्मद बिन तुगलक के निम्न प्रयोग अभियानों को कालानुक्रम सजाएं, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने कुछ चीज़ें किया था, जैसे सांकेतिक मुद्रा लाया था, दुआब में कर वृद्धि किया था, राजधानी भी परिवर्तन किया था और कराची अभियान भी किया था। तो इसमें से उसका क्रम कह रहा है सजाइए। तो पहले क्या हुआ था? तो देखिए, पहले इसने जो है सो वो दुआब में कर वृद्धि किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले में 2 है। तो देखिए, पहले इसने दुआब में वृद्धि किया। दुआब में इसने वृद्धि किया था 1325 में। फिर राजधानी परिवर्तन 1 साल उसके जस्ट बाद 1326 में किया। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन उसने 1329 ईस्वी में किया। और कराची अभियान उसने 1337 से लेकर 48 के बीच में उसने किया। तो ये सारा इसका मोहम्मद बिन तुगलक का किया हुआ एक बहुत ही मतलब कह लीजिए मूर्ख भारत था, जिसके लिए बहुत पछताया भी बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला पेपरलेस बजट है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करंट का। जो अभी तक हम लोग जानते हैं कि एक मतलब बही खाता की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता था बजट को, लेकिन इस बार से यानी कि 2021-22 के बजट में इसको पेपरलेस कर दिया गया। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह पहला पेपरलेस बजट जो 2021-22 में था इसको पेश किया। अब हम लोग अगला देख लेते हैं, पोंग और तापू। पोंग और तापू राज्य के लोक नृत्य हैं, ये किस राज्य के हैं? तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो इसमें जल प्रदूषक हिमनद नहीं है। ठीक है, हिमनद जल प्रदूषक नहीं है, बल्कि यह एक ताजे पानी का स्रोत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि इसमें खिलाड़ी को सुमेलित करना है। इधर खिलाड़ी हैं और इधर खेल है। तो इसमें देखिए जो ऑप्शन नंबर सी है ना, पामेला जेलिमो। पामेला जेलिमो जो भारोत्तोलन से संबंध है। पामेलो इनका संबंध भारोत्तोलन से नहीं, बल्कि यह एक धावक हैं। ठीक है, धावक हैं, दौड़ती हैं, और इनका संबंध जो है वो ओलंपिक से है। यह एक पहली केनियाई महिलाएं हैं जिन्होंने ओलंपिक पदक 2008 में जीता था। धावक हैं ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? मानव विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी किसने? तो डॉक्टर महबूब उल हक ने। ठीक है, 1990 में। WTO का पूर्ववर्ती नाम क्या है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका नाम GATT गेट है। अब बात आता है कि
गेट तो है इसका नाम, लेकिन गेट से WTO कब बना, तो ये हम लोगों को याद रखना है 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995, 1995 यानी 1 जनवरी 1995 को WTO बन गया गेट से ट्रांसफ़र होके। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है कहाँ पे, सैन फ्रांसिस्को के पास। सैन फ्रांसिस्को के पास है और जो कि अमेरिका में है। यह दुनिया की प्रमुख IT कंपनी यहीं पर है। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में शामिल होते हैं, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक में क्या क्या शामिल होते हैं, तो इसमें शामिल होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि NGT भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। कब, तो ये स्थापित किया गया था 2010 में। ऑक्सीजन, जैविक ऑक्सीजन डिमांड BOD एक प्रकार का प्रदूषण सूचकांक है। BOD का नाम आप लोग सुने होंगे। BOD एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है जिसका संबंध किससे है, यानी BOD का संबंध, तो यह जलीय वातावरण का इससे संबंध है। ठीक है। विकसित युवा, अब हम लोग कितना नंबर, 33 नंबर है ना, हाँ 33 नंबर। राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 का थीम क्या था, तो इसका थीम था, बताइए आप लोग, 33 का हो जाएगा विकसित युवा और विकसित भारत। विकसित युवा और विकसित भारत। राष्ट्रीय युवा दिवस से कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत देख लेते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो हम लोग सब जानते हैं कि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, जिस दिन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस भी है। लेकिन वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की बात की जाए, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 12 तारीख को ही, लेकिन 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मनाया तो दोनों 12 को ही जाता है, लेकिन ये 12 अगस्त को मनाया जाता है और वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। हाल ही में प्रसिद्ध वाणी जयराम का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है, या था, निधन हो गया तो अब था हो गए वो, तो इनका संबंध था संगीत से। 74वां गणतंत्र दिवस की झांकी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है, तो वह मिला है उत्तराखंड को। ठीक है। और वही हम लोग दूसरा की बात कर लें तो गणतंत्र दिवस 2023 में सबसे बेस्ट झांकी का अवार्ड उत्तराखंड राज्य को मिला है, और वही अगर दूसरे स्थान पर देखा जाए तो महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अगला है दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हेतु तो किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया, तो ये चुना गया द कश्मीर फाइल्स को। दादा साहब अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार में बेस्ट फिल्म के लिए चुना गया है कश्मीर फाइल्स को। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं, तो ये बने हैं अमरप्रीत सिंह, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार नारियल उत्पादन में किस राज्य का स्थान प्रथम है, तो ये हो जाएगा केरल। नारियल, केरल में बहुत ज़्यादा नारियल होता है। 17वां वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कितने राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त किया है, तो यह प्राप्त किया है 17 राज्यों ने। 17 राज्यों ने मतलब भारत के 33% भूभाग पर वनावरण लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। वही अगर देश में कुल वनावरण एवं वृक्षावरण का प्रतिशत देखा जाए तो वो है 24.62%। ठीक है। ये 17वां वन रिपोर्ट है। वन रिपोर्ट हर 2 वर्षों पे निकाला जाता है, तो अगर इस बार का डेटा याद रखा जाए तो इस बार का ये डाटा 24.62 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, इसको हम लोग को एकदम दिमाग में सेट रखना है। अब हम लोग 40 पे पहुंच गए हैं कि पहली बार BCCI द्वारा आयोजित महिला प्रीमियर लीग 2023 में कुल कितनी टीम भाग लेगी, तो इसमें कुल 5 टीम ने भाग लिया, ये बात हम लोग ध्यान रखना है। और 2-3 पॉइंट इसमें और भी बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत बढ़िया बनता है। तो इसमें हम लोग को याद रखना है कि जो महिला प्रीमियर लीग था इस बार 23 का,
उसका प्रथम संस्करण का आयोजन 4 मार्च से 26 मार्च तक हुआ 2023। इसमें कुल 5 टीम ने भाग लिया और वही सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में किसका चयन हुआ, तो स्मृति मंधाना को 3.40 यानी कि 3,40,00,000 रुपए में खरीदा। किसने, तो आरसीबी ने खरीदा इसको, ठीक है। और इसका जो मतलब इस प्रीमियर लीग का विजेता कौन रहा 2023 में, तो वो रहा मुंबई इंडियन, एमआई मुंबई। नवोदित लेखकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने किस योजना का शुरुआत किया है, तो ये किया है युवा 2.0 का। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है ये 2.0 वाला, और ये आईपीएल वाला भी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनाक का संबंध किस राज्य से है, तो इनका संबंध पंजाब से है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप का आयोजन 2026 में कहाँ किया जाएगा, तो यह भारत और श्रीलंका दोनों संयुक्त रूप से इसकी मेज़बानी करेगा 2026 में। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले सुधीर लाट का संबंध किस खेल से है, तो इनका संबंध है भारोत्तोलन से, और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। बजट 2023 के अनुसार प्राथमिक घाटा यानी जीडीपी का कितना प्रतिशत है, तो ये है 2.3%। ये डाटा भी ध्यान रखिएगा, 2.3% वाला। सिक्किम का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है, सिक्किम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को सिक्किम का राज्यपाल बनाया गया है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत कौन बने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनिसेफ इंडिया के नए राजदूत बने हैं आयुष्मान खुराना, विकी डोनर के रूप में जिसको जानते हैं। वीर गार्जियन संयुक्त सैन्य अभ्यास जो भारत तथा जापान के मध्य हुआ, इसका आयोजन कहाँ किया गया, वीर गार्जियन। अच्छा क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा हायाकुरी। भारतीय वायुसेना और जापान वायुसेना के मध्य यह आयोजित वीर गार्जियन जापान के हायाकुई वायुसेना केंद्र पर हुआ। भारतीय दल का नेतृत्व, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि भारतीय दल का नेतृत्व इसमें महिला स्क्वाड्रन लीडर अवनी चतुर्वेदी ने किया। अवनी चतुर्वेदी, ये बात ध्यान रखिएगा, अवनी चतुर्वेदी। क्वेश्चन आ जाएगा डायरेक्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आदि महोत्सव का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो ये किया गया न्यू दिल्ली में। T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर 2022 का अवार्ड किसे दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सूर्य कुमार यादव को। पद्म विभूषण पुरस्कार 2023 से सम्मानित श्रीनिवास वर्धन का संबंध किस क्षेत्र से है, श्रीनिवास वर्धन का संबंध है विज्ञान क्षेत्र से। 51 के बाद हम लोग चलते हैं हम लोग 52 की ओर। 52 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का कि प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ शरद पवार जी का निधन हो गया। शरद पवार नहीं है, शरद यादव है, सॉरी क्षमा चाहते हैं। प्रसिद्ध राजनीतिक शरद यादव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे कितनी बार लोकसभा के लिए चुने गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वे लोकसभा के लिए 7 बार चुने गए, ठीक है। वही अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में वे 3 बार चुने गए, टोटल कुल मिलाकर वो 10 बार चुने गए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। एक और क्वेश्चन है क्रूज वाला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी कवर हम लोग चलिए कर ही लेते हैं अच्छे से। कि दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज MV गंगा विलास कितने दिनों की यात्रा पूरी की, तो ये पूरा किया 51 दिनों का। इससे बनने वाला 2-3 क्वेश्चन है कि यह दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है जो MV गंगा विलास को नरेंद्र मोदी ने 13 जनवरी को हरी झंडी दिखाया। यह क्रूज लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा किया और 51 दिनों में जिसको ये पूरा किया। भारत सरकार ने किस देश से 12 चीते लाने के लिए समझौता किया है, अभी तो 7 चीता लाया ही था नामीबिया से, 12 चीता और लाने की बात चल रही है जो दक्षिण अफ्रीका से लाया जाएगा, जिसमें 7 नर यानी कि 7 जो है सो पुरुष चीता होगा और 5 जो है मादा चीता होगी यानी महिला, दोनों मिलकर अपना आएगा, यहीं किसी राष्ट्रीय पार्क में रहेगा। तो उस राष्ट्रीय पार्क को भी हम लोग याद किया जाएगा। पहले आने दीजिए उसको, फिर मोदी जी जाएंगे और उसको वहाँ पे छोड़ेंगे। पुस्तक द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी के लेखक कौन है,
तो ये 55 का हो जाएगा सुधा मूर्ति। प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समर्पण दिवस तो ये मनाया जाता है 11 फरवरी को, और यह मनाया जाता है पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म दिवस पर प्रतिवर्ष समर्पण दिवस मनाया जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे। शहाबुद्दीन चप्पू को किस देश का नया राष्ट्रपति बनाया गया है? तो चप्पू जी को राष्ट्रपति बनाया गया है बांग्लादेश का। वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1983 में। निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। चलिए इस पे विचार कर लेते हैं। लिम्बू जनजाति सिक्किम सही है, कार्बी और डोंगरिया, ठीक है। तो इसमें जो कार्बी और डोंगरिया है, कार्बी जनजाति हिमाचल प्रदेश का नहीं है, यह असम का है, ठीक है। कार्बी असम का है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और 3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कौन जनजाति कहाँ का है ये याद करना ही पड़ता है, इसका कोई विशेष वैसा है नहीं। जो इम्पोर्टेंट जनजाति है उसको ध्यान रखना ही पड़ता है। एक देश के अंदर स्थित सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का, इसका आंसर हो जाएगा 60 नंबर का मिशिगन झील अमेरिका में स्थित है, और इस झील का क्षेत्रफल 58,000 वर्ग किलोमीटर में है, और यह एक देश में ही स्थित सबसे बड़ी झील है। अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडल में हाइड्रोजन की प्रतिशत कितना है? तो हाइड्रोजन का प्रतिशत है 0.01%। वहीं अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन 78% है, और वहीं अगर हम लोग CO2 की बात करते हैं तो CO2 0.03% है, और वहीं क्वेश्चन में जो पूछा गया है हाइड्रोजन तो वो है 0.01%। यानी कि जो हाइड्रोजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम है। निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है? तो ये हो जाएगा पेरूवियन गर्म जलधारा का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर की, भारतीय मॉनसून विस्थापन से इंगित है, इसका प्रमुख कारण क्या है? तो इसका प्रमुख कारण जो है वो है स्थल तथा समूहों का विभेदी तापन। देखिए भारत में मॉनसून होने का प्रमुख कारण जो है स्थल तथा समूहों का तापांतर है। स्थल के अधिक गर्म हो जाने से क्या होता है? स्थल के अधिक गर्म होने जाने से समुद्र के अधिक ठंडा हो जाने के कारण ही मानसून हवाएं समुद्र से स्थल की ओर आने लगती है, ठीक है। तो इसी कारण से जो है सो तापांतर हो जाता है। अब हम लोग 64 में चलते हैं कि नाकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस क्षेत्र में है? नाकरेक जैव मंडल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो यह है मेघालय में, ठीक है, और इसे 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था, ठीक है। 65 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा डेल्टा कैंप कोमोरिन एवं कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है? कोमोरिन और कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है कोरोमंडल तट। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? तो इसमें सापेक्षिक घनत्व का कोई इकाई नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए स्टेग्लेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है? स्टेग्लेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है पृष्ठ तनाव मापने के लिए, पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन। यदि किसी वस्तु वृत्ताकार पथ में घुमाई जाती है तो उस पर किया गया कार्य क्या होगा? वृत्ताकार पथ पे अगर हम किसी वस्तु को घुमाएंगे तो उसका कार्य जो है सो शून्य हो जाएगा, क्योंकि उसका विस्थापन भी शून्य हो जाता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को हम वृत्ताकार पथ पर घुमाते हैं तो उस पर किया गया कार्य शून्य हो जाता है, क्योंकि वृत्ताकार पथ में एक चक्कर लगाने में विस्थापन भी शून्य हो जाता है, इसलिए इसका आंसर शून्य हो जाएगा। ऊर्जा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपांतरण के दौरान
निर्गत ऊर्जा निर्वात में की जाती है। एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बांधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला के रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी? तो यह दिखाएगा कि जब वह पत्थर किसी बीकर के लिए पानी में पूरी तरह से निमज्जित हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। बोरोसिलिकेट ग्लास बर्तन का माइक्रोवेव ओवन में प्रयोग किया जाता है, क्यों? इसकी विशेषता क्या है जो इसको इस्तेमाल किया जाता है? तो बोरोसिलिकेट जो है सो यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। यह अत्यधिक ऊष्मा प्रतिरोधी होता है। ठीक है। किसी विस्फोट के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरें होती हैं। किसी विस्फोट के कारण समुद्र पर बनने वाली लहरें होती है अनुदैर्घ्य तरंग। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? हाइड्रोजन अणु का नाभिक बना होता है केवल प्रोटॉन से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सहसंयोजक यौगिक का गुण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च गलनांक और क्वथनांक। उच्च गलनांक और क्वथनांक, ऑप्शन नंबर बी। इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में क्या उपयोग किया जाता है? इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व यानी कि धातु कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लिथियम। वहीं अगर अधातु की बात किया जाएगा कि प्रथम धात्विक तत्व, लिथियम आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम धात्विक तत्व है, जबकि हाइड्रोजन प्रथम अधात्विक तत्व है। वहीं हाइड्रोजन की बात की जाएगी तो हो जाएगा हम लोगों का हाइड्रोजन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ रहा है धात्विक, तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश में एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए तो ये आवश्यकता होती है आयन ऊर्जा की। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्न में से प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? प्रति अम्ल के संघटक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य की रोशनी में रखा जाता है तब कौन सी गैस बनती है? तो ये बनती है ब्रोमीन गैस। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होता है? तो उसे हम लोग कहते हैं संक्षारण। संक्षारण के कारण क्या होता है कि कोई भी धातु अपने आसपास रखे नमी से वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है। और संक्षारण उसका होने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसको हम लोग इथोलॉजी कहते हैं। ठीक है। इथोलॉजी, पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? तो कोशिका का मास्टर कहा जाता है नाभिक को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है, ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा इसका आंसर, साइक्लेरेनकाइमा। साइक्लेरेनकाइमा अस्थायी ऊतक है जो एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। इसको भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और नया क्वेश्चन भी है। निम्नलिखित में से कौन सा दूध का प्रोटीन है? दूध का प्रोटीन कौन सा है? तो दूध का प्रोटीन केसीन प्रोटीन है।
ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं 85 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 85 है कि जिस अंग की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखाने के लिए एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। समरूप अंग उन्हें बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक अंतःपरजीवी का उदाहरण है? अंतःपरजीवी का उदाहरण है फीता कृमि। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? ऑक्टोपस के खून का रंग होता है नीला। मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी किया जाता है? एंजियोप्लास्टी किया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी हृदय पे किया जाता है, हार्ट पे। मानव शरीर के हृदय अंग पर एंजियोप्लास्टी किया जाता है। एंजियोप्लास्टी एक ऐसा सर्जिकल प्रक्रिया है जिसमें हृदय की मांसपेशियों तक ब्लड सप्लाई करने वाली रक्त वाहिकाओं को खोला जाता है। डॉक्टर अक्सर दिल का दौरा पड़ने पर या स्ट्रोक जब आ जाता है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी समस्याओं के बाद एंजियोप्लास्ट का सहारा लेते हैं। ठीक है। मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो मनुष्यों में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? तो ये उत्तरदायी है पीयूष ग्लैंड, यानी कि प्यूटेटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग पीयूष ग्रंथि कहते हैं। हमारे शरीर में पाए जाने वाले ग्रोथ हार्मोन पीयूष ग्रंथ में होते हैं। इस हार्मोन्स के बिना मांसपेशियों का गठन और हड्डियों का घनत्व बढ़ना मुश्किल होता है, जो कि बौनेपन के लिए, मतलब ये बौनेपन के कारण बनते हैं। इनमें से किस रोग से पीड़ित लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? इनमें से किस रोग से पीड़ित लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं? तो जिन लोगों को मधुमेह यानी डायबिटीज है वो लोग भी नेत्रदान कर सकते हैं। ठीक है। वहीं जब हम लोग अगर एड्स की बात कर लें, एड्स हो गया, रेबीज हो गया, हैजा हो गया, टिटेनस हो गया, ल्यूकीमिया हो गया, या फिर मेनिंजाइटिस की बात कर लें, तो इन सभी रोगों से पीड़ित व्यक्ति कभी नेत्रदान नहीं कर सकता है। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तंबाकू में मौजूद होता है? तंबाकू में, तो हम लोग ये तो जानते हैं कि तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। निम्नलिखित में से लघु उद्योगों की क्या समस्याएं हैं? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव और उपरोक्त में से सभी। तो ये सभी चीज़ें होती है जो कुटीर उद्योग में देखी जाती है, इन सभी चीज़ों का अभाव होता है। अगला है सेन वैट। सेन वैट का संबंध किससे है? सीमा शुल्क, मूल्यवर्धित कर, केंद्रीय उत्पाद शुल्क या केंद्रीय बिक्री कर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। केंद्रीय उत्पाद शुल्क यानी ऑप्शन नंबर सी, जिसका संबंध सेन वैट से है। ऑप्शन नंबर तो हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 94 की तरफ। 94 भी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? कागजी मुद्रा की शुरुआत कब की गई थी? तो ये हम लोगों को याद रखना है 1862 में भारत में कागजी मुद्रा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य जो है साख नियंत्रण करना नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। साख सृजन जो होता है, क्रेडिट क्रिएशन का कार्य वाणिज्यिक बैंकों द्वारा किया जाता है, जबकि शेष जो भी इसमें दिया गया है, चाहे वो साख नियंत्रण हो, मौद्रिक निर्माण हो, अनुसूचित वाणिज्य बैंकों का शिखर संस्था हो, ये सभी काम आरबीआई का है, यानी कि रिजर्व बैंक का है। तो हम लोगों ने 95 तक का सारा कर लिया। अब है कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्याएं क्या होगी? तो ये सब मैथ का क्वेश्चन है, इसमें 5 मैथ का क्वेश्चन दिया रहता है, तो हम इसका ऑप्शन बता देते हैं आपको, हालांकि इसका आंसर भी बता देते हैं कि कह रहा है 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो उसमें सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए, अगर ये पूछे ना कि 5 क्रमिक विषम संख्याओं का औसत 21 है, तो पहले 21 लिख दीजिए, और 5 बोल रहा है ना, तो ये 1 हो गया, 2 2 2 2, यानी कि जो पूछ रहा है उसको बीच में लिख दीजिए, और उसके 2 पहले, यानी कि हो जाएगा ये 19, और ये हो जाएगा 17, ये हो जाएगा 23, और ये हो जाएगा 25। अगर पूछे इसमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगा, तो ऑप्शन इसका 17 आंसर हो जाएगा, और वही अगर बड़ा पूछता तो 25 हो जाता। तो
तो चलिए बाकी क्वेश्चन का भी आप लोग रोक के बना लीजिएगा। हम इसका आंसर बता देते हैं आपको। 97 का आंसर हो जाएगा इसमें आपको। 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 75, और 98 का ऑप्शन हो जाएगा डी 40J/m, और 99 का हो जाएगा आपको 400 मीटर, और 100 यानी 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 4460। इसको बनाने में टाइम लगता है, तो आप लोग इसको रोक के आराम से बना लीजिएगा। तो आप लोगों को एक अलग वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए जय हिंद। और सेट नंबर 1 आप लोग लगा लीजिए। इस चैनल पे सेट नंबर 1 भी अपलोड कर दिया गया है, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।